हेलो एवरीवन, आज हम CDS विच इज़ कंडक्टेड बाय UPSC के इन्वायरमेंट के 13 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. नाउ दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्ट और UPSC में डेफिनेटली से टफ क्वेश्चंस ही आएंगे. तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं. अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, सो यू हैव टू अप योर एफर्ट्स इन दिस लास्ट मंथ. एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज एड्रेनलिन और ये जो एंग्जाइटी है ये हमारी प्रोडक्टिविटी को मैनी फोल्ड इंक्रीज करने में हेल्प ज़रूर करती है. एंड सेकेंडली जो ये टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ने हैं अगर आपने नहीं पढ़े, सो दैट इफ दीज टॉपिक्स गेट रिपीटेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो आप प्रिपेयर्ड हो. राइट, हो सकता है कि इस साल एक भी टॉपिक ये रिपीट ना हो, बट अगेन हमें तो प्रिपेयर करना है और हम वही करेंगे. एंड लाइक आई सेड, लास्ट मंथ में आपको मैक्सिमम एफर्ट करना है, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे ऑपरेट करना है. अभी तक आपने चाहे वो किया है या नहीं किया है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्लास्टिक्स. The use of plastics has led to a number of environment-related problems. For this, which one of the following statements is correct? They are non-biodegradable. They do not get released into water and food. They do not have any biochemical synthesis activity. They are harmless to humans. अब देखो, जिसने भी प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा है उसको पता है दैट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो हमारा आंसर ऑब्वियसली ए है. बहुत ही सिंपल है. अब देखो, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है उनको कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स भी कहा जाता है. उसके बाद प्लास्टिक्स की अगर हम टेबल बनाएं, फॉसिल बेस्ड या बायो बेस्ड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक्स आते हैं आपके कन्वेंशनल प्लास्टिक्स हैं लाइक PET एंड ऑल ऑफ देम. बाकी तीनों में बायो प्लास्टिक्स की डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं. Then the second statement is that they do not get released into water and food. That is also incorrect because देखो, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में आपको पता है जो बीड्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं और कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, टूथपेस्ट में यूज करते हैं. सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? आपकी प्लास्टिक की बॉटल सालों साल इन्वायरमेंट में पड़ी है, उससे जो ब्रेक डाउन होकर माइक्रोप्लास्टिक्स बन रहे हैं वो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स है. एंड दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, इनटू द सॉइल, इनटू द फूड एंड दे एंड अप इन ओशंस. राइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है. देन दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी. दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी का एग्जाम्पल है जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, बायोलॉजिकल केमिकल्स को कंबाइन कर कोई सिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है. प्लास्टिक्स भी डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है. फोर्थ, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, ये भी गलत है. आप सबने देखा है माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में मिले हैं और वो माइक्रोप्लास्टिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड अ नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस. तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो हमारा आंसर ए हो जाता है. देखिए, आंसर्स मैंने यही लिखे हैं बट कोशिश कीजिए जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन. राइट, माइक्रो बॉडीज विच आर फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन. माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनेल्स. जैसे आपको एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है उसी तरह से माइक्रो बॉडीज भी होते हैं. माइक्रो बॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. दीज माइक्रो बॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज एंड दे कंटेन एंजाइम्स. जैसे ना माइक्रो बॉडी के एग्जाम्पल्स है पेरोक्सीसोम्स. पेरोक्सीसोम्स में एंजाइम्स होते हैं लाइक ऑक्सीडेसेस, ग्लाइऑक्सीसोम्स. ठीक है, उनमें भी डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं. तो डिफरेंट तरह की माइक्रोबॉडीज होती है बट कॉमनैलिटी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन होगा और एंजाइम्स होंगे उनमें. एग्जाम्पल पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स. तो हमारा आंसर बी है. थर्ड है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स, लाइजोजाइम. अब एंटीबैक्टीरियल क्यों है ये? क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, उसकी लाइसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. उसको लाइस कर देता है, तोड़ देता है. बेसिकली इट अटैक्स द पेप्टाइडोग्लाइकन्स ऑफ द सेल वॉल, ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. इट इज प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, ह्यूमन मिल्क. तो हमारा आंसर इज सी, ग्लोबल डिमिंग. अब देखो,
global dimming is associated with sulfate aerosols, and सल्फेट एरोसोल्स जब एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं तो दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, हेंस लीडिंग टू ग्लोबल डिमिंग। मतलब कि वो टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं ड्यू टू पार्टिकुलेट्स और सल्फेट एरोसोल्स। तो हमारा आंसर है डी। एंड दिस इज सिमिलर टू द इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। जब वॉल्केनोज इरप्ट होती है बहुत सारे सल्फेट एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा वॉल्केनो था जो इरप्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंगली कितना एक्सटेंट था उसका, उस एरिया में फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वो टेम्परेचर को कम कर देता है। तो सल्फेट एरोसोल्स आर एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। आई एम सो सॉरी, राइट। सो द आंसर इज डी, फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट। इसको ना आपने ऐसे भी देखा होगा कि हम ना बात करते हैं सल्फेट को इंजेक्ट करने की स्ट्रैटोस्फेयर में, जिसको स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन कहा जाता है, कि आप सल्फेट को आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दो इन द स्ट्रैटोस्फेयर और वो वहाँ पर फिर ग्लोबल डिमिंग कॉज करेंगे या आर्टिफिशियल डिमिंग कॉज करेंगे। SAI इज अ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन दिस। जब पहली बार फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई थी ना, जो IPCC निकालता है, तो वहाँ पर ना सल्फेट एरोसोल्स का रोल उन्हें पता चला कि टेम्परेचर कम करने में है। तो ऐसा मान लिया गया कि एरोसोल्स तो टेम्परेचर कम करते हैं, लेकिन फिर सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स में पता चला लेकिन एरोसोल्स तो टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं। तो इवेंचुअली कंक्लूड किया गया कि एरोसोल्स का मिक्स्ड इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें सल्फेट एरोसोल्स का जो है इन्फ्लुएंस नेगेटिव है ऑन ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है क्लाइमेट पेनल्टी का। अब आपको पता है सल्फेट एरोसोल्स आएंगे, कोल को बर्न करेंगे, सल्फेट पोल्यूशन होगा, तो उससे सल्फेट एरोसोल्स आएंगे। तो अगर आप पोल्यूशन कम करोगे ना तो सल्फेट एरोसोल्स भी कम हो जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको क्लाइमेट पेनल्टी का नाम भी दिया जाता है। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपने कोर्सेज में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता है यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ देम ऑल्सो। अब मेथनॉल क्या है? मेथनॉल इज योर CH3OH। अब मेथनॉल को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना, मेथनॉल इकोनॉमी। आप इसको ब्लेंड कर सकते हो डीजल के साथ, LPG के साथ, डाईमिथाइल ईथर MD15 हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ बायोफ्यूल जस्ट लाइक एथेनॉल। अब मेथनॉल क्या होता है? अगर आप मेथनॉल को कंज्यूम कर लो, जैसे नॉर्मली हम अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो एथेनॉल है, C2H5OH, है ना। नॉर्मली हम एथेनॉल को कंज्यूम करते हैं, बट आपने सुना ना नकली शराब मिली, बरामद हुई, तो स्पेशली जिन जगहों पे प्रोहिबिशन है, बैंड है अल्कोहल, वहाँ पर नकली शराब बहुत ईजीली कंज्यूम हो सकती है। तो नकली शराब इज़ नथिंग बट मेथनॉल। एंड मेथनॉल को नकली शराब क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। मेथनॉल क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COH, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये ना फिर कोगुलेट कर देगा प्रोटोप्लाज्म को ऑफ द सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसको कोगुलेट कर देगा। सो दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, इवेंचुअली कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो उसलिए मेथनॉल टॉक्सिक है। तो मेथनॉल की टॉक्सिसिटी, एथेनॉल की कंजम्पशन और इन दोनों का यूज एज अ बायोफ्यूल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बायोस्फीयर इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स? अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, नीलगिरी, है ना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अब हमारे देश में ना 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 मैप में आते हैं। अब इन 18 में से 3 हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में मिलते हैं। उनमें से 3 तो यहीं पर है, जैसे अगस्त्या मलाई, केरला, तमिलनाडु। अचानक कमार, अमरकंटक, मैकाल हिल्स के साथ एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये आंध्रा। तो ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आउट ऑफ 18 विच आर स्प्रेड और इन मोर देन 1 स्टेट्स, और 3 में तो सिर्फ एक ही है, दैट इज नीलगिरी। तो हमारा आंसर इसमें नीलगिरी है। देन ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रामनगर, उत्तराखंड, ये गलत है। अब इसमें पता है कैच क्या है? उत्तराखंड में आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिलता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज इन डिस्ट्रिक्ट रामनगर, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स इट। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चक्रशिला असम में है, गोल्डन लंगूर के लिए ये फेमस है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, केन इन अरुणाचल। तो ये थोड़ा सा कैच था कि कॉर्बेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामनगर में है। बैरियर आइलैंड्स, ये आई थिंक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दे आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स दैट फॉर्म ऑफ शोर फार फ्रॉम द कोस्ट, दैट इज करेक्ट।
लगून्स और शैलोअर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेनलैंड, ये भी करेक्ट है ना। आप ग्रेट बैरियर रीफ को इमेजिन कर लो उस तरह से, या बैरियर आइलैंड्स को इमेजिन कर लो, श्रीहरिकोटा है ना, पुलिकट लेक उसको इमेजिन कर लो। और ये ना सेटलमेंट्स के लिए हजार्डस होते हैं, बिकॉज कुछ तो बहुत अच्छे डेवलप्ड आइलैंड्स है बट कुछ छोटे छोटे होते हैं, तो वो वॉश अवे भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर इज डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें 100 साल से लाखों साल तक लाइफ स्पैन होता है डिपेंडिंग अपॉन द गैस। मीथेन का 9.6 to 12 ईयर्स है, क्योंकि मीथेन इवेंचुअली ना हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट है अगर अबांडेंस में तो इसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, नहीं है तो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। जैसे हाइड्रोक्सिल आयंस का जो अमाउंट है ना CO कम करता है और NOx बढ़ाता है। अब NOx जो है वो OH का लाइफ का अमाउंट बढ़ाता है, इट रिलीजेस OH, तो ये बढ़ गया तो इसने मीथेन को जाके ऑक्सीडाइज कर दिया टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसीलिए NOx का ग्लोबल कूलिंग इम्पैक्ट है, अनलाइक नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो N2 और NOx में भी फर्क है, ये ग्लोबल कूलिंग करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। इनफैक्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है ये, राइट। तो N2O के बारे में आपको पता होना चाहिए, और N2O का लाइफ स्पैन 150 ईयर्स प्लस है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हम इसको इतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमारे हाथ में इसका लाइफ स्पैन कंट्रोल करना नहीं है, इसका अमाउंट कंट्रोल करना नहीं है। वाटर वेपर का रेजिडेंस टाइम ट्रॉपिकल एरियाज में 2 दिन है और हाई ऑल्टीट्यूड हाई लैटिट्यूड एरियाज में 8 से 10 दिन है, राइट। तो ये है। अब जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए CO2 सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय मीथेन, फॉलोड बाय नाइट्रस ऑक्साइड। CO2 का लाइफ स्पैन भी ना वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन के क्या कंडीशन से, 100 साल भी हो सकता है, 500 साल भी हो सकता है। मीथेन का 9.6 to 12 ईयर्स एंड N2O का 150 प्लस ईयर्स। अब इनका अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में वैल्यू देखें ना 1750s में, तो इसकी वैल्यू 280 पार्ट्स पर मिलियन थी, इसकी 720 पार्ट्स पर बिलियन और 270 पार्ट्स पर बिलियन। अब अगर हम प्रेजेंट देखें 2022 में, तो 420 पार्ट्स पर बिलियन हो गई है, 1920 पार्ट्स पर बिलियन हो गई है, 335 पार्ट्स पर बिलियन हो गई है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज मीथेन में 264% है, उसके बाद 150% कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रस ऑक्साइड में 124%। तो ये डेटा है जो रट लो, याद कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट इनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर हो सकते हैं। खैर, इसके हिसाब से जो हमारा आंसर है वो CFC है, बिकॉज उसका लाइफ स्पैन लाखों सालों में जाता है। Which organization publishes worldwide list of endangered species? IUCN। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड किसे मिला है? इंदौर, सूरत को। इंदौर को तो पिछले 7 सालों से मिल रहा है, सूरत अभी ऐड हुआ है, दोनों को मिला है। और ये कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड दिस इज लाइक अ सर्वे फॉर क्लेanliness इन द अर्बन एरियाज, अर्बन सैनिटेशन एंड क्लेanliness, राइट। देन इंडियन गवर्नमेंट ने किसके साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट का जो है अग्रीमेंट साइन किया है? दैट इज़ अर्जेंटीना। लिथियम ट्राइंगल है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया का लिथियम मिलता है, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, ABC। ठीक है, हम लिथियम ऑस्ट्रेलिया से भी लेते हैं, और अभी जो अग्रीमेंट साइन किया है वो अर्जेंटीना के साथ साइन किया है। देन लास्ट है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। अगर आप इन तीनों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, क्लाइमेट चेंज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और केरोसिन और सोलर पावर के साथ भी कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर इज 2 ओनली। सो दीज आर द 13 क्वेश्चंस। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और कुछ डाउट है वो भी कमेंट्स में लिखिए। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, देखो 1 महीना बचा है और हमारे ना कुछ हाई इम्पैक्ट कोर्सेज हैं, जैसे परिश्रम। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके, अगर आपको सबको रिवाइज करना है ना क्वेश्चंस के फॉर्म में, दिस इज़ द कोर्स, वेरी गुड कोर्स। स्टैटिक और करंट का मिश्रण है, सब सब्जेक्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। 999 रुपीज़ का मैप्स, IR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के मैप्स के लिए ये कोर्स है। रैपिड रिविजन, अगर आप किसी सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट्स को या किसी एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए हो तो रिविजन के लिए ये है।
एंड देन FLTs, 5 FLTs बाय द फैकल्टी। बहुत ही अच्छे सवाल। और लास्ट में देखो, जितने टेस्ट आपने सॉल्व किए नहीं किए, लास्ट में FLTs ज़रूर सॉल्व करना एग्ज़ाम की फ़ी लाने के लिए। ये सब जो कोर्सेज हैं बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि आप सब ले लीजिए, जस्ट बाय वन जो आपको लगता है आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बाय दैट कोर्स एंड सी, एंड यू वुड बी आई थिंक फोर्स्ड और पुश्ड टू बाय अनदर कोर्सेज ऑल्सो। कोई भी डाउट है आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिटेल रिगार्डिंग दीज कोर्सेज और एनी अदर कोर्सेज। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। दिस इज द मंथ दैट कैन मेक और चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ।